मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 461 से 470। स्टेज 9 मार्शल संत। दोनों तियान कबीले के मार्गदर्शकों ने एक दूसरे को देखा और ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा युवा स्टेज 9 मार्शल संत वास्तव में मानव कबीले में दिखाई दिया था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इस चरण 9 मार्शल संत को अपनी साधना शुरू किए हुए 3 साल भी नहीं हुए थे। ये तांग हुआन व्यक्ति संभवतः मानव कुल के इतिहास में सबसे कम साधना अवधि वाला व्यक्ति था। हालांकि दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। क्या स्टेज 9 के मार्शल संत का जन्म वास्तव में तियान कबीले के क्लाउड होली ट्री के नीचे हुआ था? ओह हफ। तांग हुआन का शरीर सीधा खड़ा था और 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन उसकी असीम आभा हवा के एक मजबूत झोंके में बदल गई जो लगातार सभी दिशाओं में बह रही थी। एक पल में इस शहर में तियान कबीले के अधिक से अधिक लोग चिंतित हो गए। एक प्राचीन महल में पवित्र वृक्ष के मध्य में अचानक एक आश्चर्यचकित करने वाली आवाज सुनाई दी। उसके बाद पीठ पर पंख लगाए एक छोटे कद का बुजुर्ग जो जमीन पर बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली, धीरे से खड़ा हुआ और अगले ही पल उसकी आकृति महल से गायब हो गई। लगभग उसी समय हजारों मीटर दूर विशाल स्वर्गीय हृदय महल के भीतर एक धीमी चीख गूंजी। हरे वस्त्र पहने एक सुंदर चेहरे वाली तथा कमर तक लंबे बालों वाली लड़की ने अपना सिर घुमाकर हॉल से बाहर देखा। इस समय उसके सामने लताओं के बिस्तर पर लाल पोशाक पहने एक युवती चुपचाप लेटी हुई थी। यह मानव कुल की शक्ति है और यह लगातार बढ़ रही है। हरे वस्त्र पहने महिला ने बुदबुदाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारे शहर में मानव वंश 9वें चरण के मार्शल संत तक पहुंच गया है। वो अभी कुछ दिन पहले ही फेंग यू शहर से खबर आई थी कि तांग हुआन पहले ही पवित्र आत्मा महाद्वीप में प्रवेश कर चुका है। समय देखकर उसे लगा कि अब उसके पहुंचने का समय हो गया है। इस छोटे से लड़के की ताकत सचमुच बहुत अत्याचारी है। वह अभी अभी आगे बढ़ा है और स्टेज 9 के मार्शल संत बहुत कम हैं जो संभावना के मामले में उसकी बराबरी कर सकें। कोट। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, हरे कपड़े पहने महिला हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरने से खुद को रोक नहीं सकी। ये व्यक्ति वास्तव में मानव कुल का एक अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मात्र 2-3 वर्षों में ही वह एक साधारण व्यक्ति से संपूर्ण मानव कुल में स्टेज 9 के सबसे शक्तिशाली मार्शल संतों में से एक बन गया। कुछ ही दूरी पर काले लबादे में एक लंबा और उग्र व्यक्ति हंस रहा था। उसकी पीठ पर काले पंखों का एक जोड़ा था। हाँ, बाहरी दुनिया में भी इस छोटे लड़के की प्रतिभा उत्कृष्ट होनी चाहिए। हरे कपड़े पहने महिला मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। जब वह बोल रही थी तो उसका दाहिना हाथ उसके सामने बिस्तर पर लेटी लाल कपड़े पहने महिला के माथे पर दबा हुआ था। एक क्षण बाद एक सघन गहरे नीले रंग की आभा उसकी हथेली से रिसकर पानी की तरह तेजी से फैल गई। कोट। बादलों के पवित्र वृक्ष के नीचे और भी अधिक भयावह आभा की एक और लहर उग्र लहरों की तरह बह निकली। तांग हुआन के आसपास का क्षेत्र अंततः शांत होना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उसके शरीर से निकलने वाली आभा और अधिक मजबूत होने लगी। अनजाने में तांग हुआन के शरीर के चारों ओर एक महीन लहर जैसी लहर उत्पन्न हो गई थी। यहां तक कि नंगी आंखों से भी इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। धत तेरी की। कुछ मीटर की दूरी पर फ्लेमिंग फीनिक्स राजा ने चुपके से अपने दांत भींचे और शाप दिया। तांग हुआन जितनी अधिक शक्तिशाली होती गई, उसके नियंत्रण से मुक्त होने की संभावना उतनी ही कम होती गई। लेकिन अचानक फ्लेमिंग फीनिक्स किन की आंखें चमक उठी। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह हमला करने का एक अच्छा अवसर था। इस समय तांग हुआन आगे बढ़ रहा था। वह निश्चित रूप से अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित कर रहा था। अगर वह अब कार्रवाई करता तो ये किसी को नजर नहीं आना चाहिए था। तांग हुआन तियान कबीले का एक सम्माननीय अतिथि था क्योंकि उसके पास पंख टोकन था, लेकिन तो क्या? तांग हुआन की मृत्यु के बाद आपके वे 9वें चरण के धर्म संत अभी भी उसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? इसके अलावा भले ही तियान कबीले को उसके लिए चीजें मुश्किल बनानी पड़ी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। यदि उसके पास 2 लोगों के मैदान के साथ महान युद्ध से पहले केवल ताकत होती तो वह अभी भी तियान कबीले के महान कबीले के बुजुर्ग जिंग मेंग से डरती। हालांकि खूनी ज्वाला पर्वत के पुनर्जन्म के बाद उसकी ताकत म्यू किंग से कम नहीं होगी। भले ही वह उससे कमजोर हो, फिर भी वह बहुत अधिक होगी। एक ईश्वर प्रदत्त अवसर। फ्लेमिंग फीनिक्स राजा का दिल बेचैन था। उसने तुरंत अपना मन बना लिया और उसका शरीर आगे बढ़ गया। हालांकि वह अभी लगभग 1 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि अचानक अनियंत्रित होकर रुक गई। उसकी अभिव्यक्ति उदास और अनिश्चित हो गई। स्थिति वास्तव में उसकी कल्पना से पूरी तरह से अलग थी। भले ही ये पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान था, तांग हुआन ने उसके विचारों को पकड़ लिया था।
तांग हुआन के आदेश के तहत फ्लेमिंग फीनिक्स राजा के पास आगे बढ़ना बंद करने और जहां वह था वहीं रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी का भाव उभर आया। जब तांग हुआन के पास खाली हाथ होगा तो वह निश्चित रूप से उसे दंडित करेगा और सजा एक सुंदर नृत्य करके होगी। जब उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जब वह एक आतिशबाजी लड़की की तरह अपने सिर को बेकाबू होकर खुजला रही थी तो वह लगभग अपने दांतों को काटने लगी। हा भाई, तांग हुआन सचमुच अद्भुत है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मास्टर तांग हुआन इतनी आसानी से स्टेज 9 मार्शल संत बन जाएंगे। अगर ग्लोरी कॉन्टिनेंट और 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड्स को यहाँ की खबर पता चल जाए तो मुझे डर है कि वे ईर्ष्या से पागल हो जाएंगे, है ना? कोट। हालांकि गु यंग, क्यू जियान और अन्य लोगों को लगा कि फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की असामान्य हरकतें अजीब थीं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यदि वह अपनी आभा वापस ले लेता तो इसका मतलब होता कि तांग हुआन की सफलता पहले ही अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। इस समय बादल पवित्र वृक्ष की शाखाएं तियान कबीले के लोगों से भर गईं। वह वास्तव में एक मानव कबीला है। तस्क, वह इतनी कम उम्र में ही स्टेज 9 मार्शल संत बन चुका है। तांग हुआन, वह मानव कबीले से तांग हुआन है। क्या मैंने कुछ समय पहले तक यह नहीं सुना था कि वह केवल 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड था? मैंने सुना है कि तांग हुआन भगवान के दिव्य पंख टोकन ले जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है या नहीं। कोट। तियान कबीले के कई लोगों के भाव अलग अलग थे। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ उत्सुक थे, कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ प्रशंसा कर रहे थे, कुछ सराहना कर रहे थे। भले ही यह अत्यंत धीमी सांसें और दिल की धड़कनें थीं, ये भी इसी वजह से था कि तांग हुआन फ्लेमिंग फीनिक्स राजा की गतिविधियों की आसानी से जांच करने में सक्षम था। हालांकि इन आवाज़ों और हरकतों का तांग हुआन पर जरा भी असर नहीं पड़ा। इस समय तांग हुआन एक तरह की रहस्यमय अवधारणा में डूबा हुआ था, मानो उसकी चेतना पहले ही उसके मांस शरीर से अलग हो गई हो और पूरी तरह से आसपास की दुनिया में विलीन हो गई हो, मानो वह एक बाहरी व्यक्ति हो जो अपने शरीर में हर मिनट के बदलाव को देख रहा हो। इस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी तथा ये वास्तव में व्यक्ति को नशे जैसा महसूस कराती थी। महान बुजुर्ग, अचानक एक आश्चर्यचकित विस्मयकारी उद्गार निकला। तांग हुआन की चेतना अचानक वापस आ गई। अवचेतन रूप से उसने अपनी आंखें खोली। एक छोटी पतली सफेद आकृति उसकी दृष्टि रेखा में प्रवेश कर गई। PS, एक बात है जो मुझे हर किसी को बतानी चाहिए। हथियार मास्टर ने कल 3 से 1000 शब्द से बढ़कर 5000 शब्द कर दिए थे। मुझे इस बारे में कल दोपहर को अध्याय अपडेट होने के बाद ही पता चला, इसलिए मुझे खेद है कि मैं आप लोगों को पहले से सूचित नहीं कर सका। छोटे भाई, ये बूढ़ा आदमी म्यू किंग है। म्यू किंग ने तांग हुआन को देखते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखों में प्रशंसा और विस्मय के भाव झलक रहे थे। पवित्र बादल वृक्ष के प्रभाव के तहत तांग हुआन स्वाभाविक रूप से चरण 9 मार्शल संत बन गया। ये देखा जा सकता था कि वह बहुत पहले ही स्टेज 9 मार्शल सेंट तक पहुंच चुका था, अन्यथा वह इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर पाता। तांग हुआन महान कबीले के बुजुर्ग का अभिवादन करता है। तांग हुआन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, लेकिन उसका दिल थोड़ा द्रवित हो गया जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, महान बुजुर्ग, ये तीसरी बार है जब हम मिलेंगे, है ना? पहली बार ये क्रिसेंट सिटी के बाहर होना चाहिए था। उस समय जब तांग हुआन पर घात लगाया गया था, तियान कबीले के महान बुजुर्ग म्यू किंग और दानव कबीले जुआन मिंग भूत राजा दोनों पास में थे, और दूसरी बार तांग परिवार के मार्शल आर्ट क्षेत्र के बाहर था। स्वर्गीय फोजिंग सिटी में उनके पुनर्मिलन के बाद उसने बूढ़े मोटे से यही सुना था। बेशक दोनों बार ऐसा हुआ जब म्यू किंग ने उसे देखा और उसने म्यू किंग को नहीं देखा। छोटा भाई सही कह रहा है। म्यू किंग ने थोड़ा मुस्कुराकर सिर हिलाया। पहली बार जब इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें देखा था तब भी तुम स्टेज 6 मार्शल मास्टर में थे। दूसरी बार जब मैंने आपको देखा था तब आप स्टेज 7 मार्शल मास्टर पर थे, और अब जब मैं आपसे तीसरी बार मिला हूं तो आप पहले से ही स्टेज 9 मार्शल सेंट पर हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, म्यू किंग के चेहरे पर खेद प्रकट हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद उसकी नज़र तांग हुआन के पीछे ही फ्लेमिंग फीनिक्स राजा पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। छोटे भाई, ये तो वह मेरी नौकरानियों में से एक है, बड़े साहब। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग हुआन को म्यू किंग से अपना परिचय देते हुए सुनकर फ्लेमिंग फीनिक्स किंग पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसके मन में तांग हुआन के मुस्कुराते चेहरे पर तब तक तमाचा मारने की तीव्र इच्छा हुई जब तक कि वह हथेली से टूट न जाए। वह वास्तव में तांग हुआन की नौकरानी थी। जब गु यंग, क्यू जियान और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे और भी अधिक चकित हो गए। उन्होंने हमेशा सोचा था कि जिस खूबसूरत महिला को तांग हुआन ने फेंग मिन के रूप में संबोधित किया था, वह तियान कबीले के शाही परिवार की एक मजबूत रनकर थी। नौकरानी। म्यू किंग भी चौंका।
फिर वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। छोटे भाई, आपकी यह नौकरानी सीधी सादी नहीं है, ये बूढ़ा आदमी भी आपकी नौकरानी के बराबर नहीं है। उसकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना गू यंग और अन्य लोग कर सकें, और वह फ्लेमिंग फीनिक्स किन की ताकत का स्पष्ट रूप से अंदाजा लगा सकता था। जब म्यू किन के शब्द बाहर आए तो गू यंग और बाकी तियान कबीले सहित आसपास के सभी लोग दंग रह गए। तांग हुआन की दासी की ताकत तियान कबीले के महान कबीले के बुजुर्ग से अधिक कैसे हो सकती है? हालांकि तांग हुआन मुस्कुराया। वह जानता था कि म्यू किंग ने फ्लेमिंग फीनिक्स राजा को अपने आमंत्रित मानव कबीले के रैंकर के रूप में माना है। हालांकि तांग हुआन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। म्यू किंग के लिए ऐसा सोचना सामान्य बात थी। आखिरकार, हालांकि मानव कुल और उसके बीच संबंध कुल मिलाकर अपेक्षाकृत शांत थे, फिर भी संघर्ष हर समय मौजूद थे। पवित्र आत्मा महाद्वीप में इतनी गहराई तक जाने के कारण यदि उसे कुछ हो जाए तो ये कहा जाएगा कि उसे प्रतिदिन चिल्लाना नहीं चाहिए, और यदि शिखर चरण 9 से कोई विशेषज्ञ उसकी सुरक्षा कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से वह अधिक सुरक्षित होगा। 8वें चरण के शिखर पर स्थित मार्शल लॉर्ड्स के विपरीत बहुत कम पीक स्टेज 9 रैंकर्स थे जिन्हें आसानी से पाया जा सकता था। हालांकि फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, आप दूर से आए हैं और आपको पहले अच्छी तरह आराम करना चाहिए था। हालांकि जब आप प्रचार कर रहे थे तो छोटे भाई ने काफी शोर मचाया था, इसलिए भगवान को पता चल गया होगा कि छोटा भाई क्लाउड स्काई सिटी में आ गया है, इसलिए मुझे डर है कि मेरे लिए आपसे मिलना और भी जरूरी है। मानव कबीले की अद्वितीय प्रतिभा। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें स्वर्ग के हृदय कक्ष में ले जाने की योजना बना रहा है, जहां प्रभु अभी हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो, छोटे भाई? मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाहता। मैं भी जल्द से जल्द भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तियान कबीले के शक्तिशाली जिंगमेन को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सबसे पहले वह देखना चाहता था कि म्यू यान की आत्मा पर लगी चोटें कैसे ठीक हो रही हैं, और दूसरी बात वह ये देखना चाहता था कि क्या वह जिंगमेन के मुंह से अपनी मां का पता जान सकता है। जरूर छोटे भाई, कृपया। म्यू किंग ने तांग हुआन की ओर सिर हिलाया, फिर अपने पंख फैलाए और दूर तैर गया। फैंगमिंग, तुम यहीं रहो, तांग हुआन ने आदेश दिया। उसने गू यंग और बाकी लोगों की ओर सिर हिलाया, फिर छलांग लगा दी। उस समय तांग हुआन और बाकी लोगों के सिर के ऊपर कागज का एक बहुत मोटा और मोटा टुकड़ा था। पेड़ के तने के पास एक प्राचीन 5 मंजिला ऊंची इमारत थी। न केवल यह शाखा ऐसी थी, बल्कि इसकी मोटी लताएं भी आसमान में ऊपर तक दिखाई दे रही थीं। फुट। तांग हुआन लगातार लताओं को पकड़ता रहा और एक बंदर की तरह ऊपर चढ़ता रहा। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और कुछ ही देर में वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। तांग हुआन और म्यू किंग एक के बाद एक चले गए, और आसपास के कई तियान कबीले के लोगों को भी होश आ गया और वे आपस में बुदबुदाने लगे। उनकी निगाहें फ्लेमिंग फीनिक्स राजा पर थीं, जिसकी म्यू किंग ने बहुत प्रशंसा की थी, और उनकी आंखें अभी भी सदमे और विस्मय से भरी हुई थीं। दोस्तों, ये हमारे पवित्र शहर की सबसे अच्छी सराय है। तियान कबीले के एक मार्गदर्शक ने गहरी सांस ली और ऊंची इमारत की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई तांग हुआन भगवान से मिलने गए थे, मुझे डर है कि वह इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। आज सभी लोग यहीं रुकें, मैं बाद में सभी को पवित्र शहर घुमाने के लिए यहाँ ले आऊंगा। आप लोग क्या कहते हैं? ऊंची इमारत ऐसी लग रही थी जैसे इसे लताओं और लकड़ी से बुना गया हो। मानव कबीले की ऊंची इमारत की तुलना में इसमें एक अलग आकर्षण था। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, भाई फूसोंग। कोट। थोड़ी देर बाद म्यू किंग पवित्र बादल वृक्ष के केंद्र में एक मोटी शाखा पर उतरा। अगले ही पल तांग हुआन भी उसके पास प्रकट हुई, और एक पल में तांग हुआन के सामने एक असाधारण राजसी महल प्रकट हुआ। हॉल के प्रवेश द्वार पर हेवनली हॉट पैलेस शब्द अत्यंत आकर्षक थे। पूरा महल कुछ शाखाओं पर बना था और निचली परत पूरी तरह से घनी लताओं और अनगिनत ताड़ के आकार के पत्तों से ढकी हुई थी। लताओं और पत्तियों के बीच की खाली जगहों में बड़ी मात्रा में काई जैसे पौधे उग आए, और एक हल्का प्रकाश निकला जो आसपास की शाखाओं पर चमक रहा था। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि महल बादल के पवित्र वृक्ष के साथ एक हो गया है, तथा उसके चारों ओर जीवन की प्रबल आभा छा रही है। छोटे भाई, भगवान अंदर हैं। म्यू किंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। तांग हुआन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह पहले से ही स्वर्गीय हृदय महल की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर चुका था। इसमें कुल 3 आत्मिक आभाएं थीं। तांग हुआन उनमें से एक से बहुत परिचित थी, और वह थी म्यू यान, जो उस समय की तुलना में पहले से ही बहुत अधिक शक्तिशाली थी जब वह लुओफू वर्ल्ड में थी। दूसरा आत्मबल अत्यंत शक्तिशाली था, म्यू किंग से सिर्फ आधा स्तर कम। ये चरण 9 धर्म संत होना चाहिए। जहां तक तीसरे आभामंडल का प्रश्न है, वह विशाल एवं अथाह था। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्गीय हृदय महल के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया हो और वास्तव में सर्वव्यापी हो। जिंग मेंग,
ये दोनों नाम अचानक तांग हुआन के दिमाग में आए और उसका दिल अचानक उत्साहित हो गया। जिंग मेंग संभवतः इस दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाला रैंकर था। उसकी तुलना में 100 साल का मोटा आदमी और शानलान बच्चों से अलग नहीं थे। वह न केवल सबसे वृद्ध था, बल्कि उसकी शक्ति भी अत्यंत अत्याचारी थी। केवल दानव भगवान फेन तियान ही उसकी तुलना कर सकते थे। दानव भगवान फेन तियान ने अपने दानव कबीले की सेना को मूल महाद्वीप पर आक्रमण करने का आदेश देने का साहस किया, लेकिन पवित्र आत्मा महाद्वीप में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। इसका सबसे अधिक कारण जिंग मेंग का अस्तित्व था। यद्यपि तांग हुआन और जिंग मेंग दो जातियों में विभाजित हो गए थे, लेकिन इससे तांग हुआन के दिल में प्रसिद्ध तियान कबीले रैंकर के प्रति सम्मान प्रभावित नहीं हुआ। सोचते हुए तांग हुआन पहले ही म्यूकिन का पीछा कर चुका था और स्वर्गीय हृदय महल में कदम रख चुका था। महल बहुत विस्तृत था, लेकिन सजावट बहुत साधारण थी। वहां केवल कुछ प्रार्थना की चटाइयां, लताओं से बनी एक कुर्सी और लताओं से बना एक बिछौना था। महल में प्रवेश करने के बाद ही तांग हुआन को एहसास हुआ कि स्वर्गीय हृदय कक्ष लताओं से ढका नहीं था, बल्कि पूरी संरचना अनगिनत मोटी और पतली लताओं से बनी थी जो क्षैतिज रूप से आपस में गुंथी हुई थीं। लताओं के ऊपर से लगातार सफेद चमक निकल रही थी, जो इमारत के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर रही थी और उसे पूरी तरह पारदर्शी बना रही थी। बिस्तर पर एक लाल आकृति थी। बिस्तर के किनारे पर हरे कपड़े पहने एक महिला बैठी थी। कुछ ही दूरी पर एक काले कपड़े पहने महिला जमीन पर पैर फैलाकर बैठी थी। तांग हुआन ने तुरंत उनकी तुलना उन 3 आत्मा आभाओं से की जिन्हें उसने पहले पकड़ा था। तांग हुआन को काले कपड़े वाली महिला का नाम नहीं पता था, लेकिन जो बिस्तर पर लेटी थी उसका नाम निश्चित रूप से म्यूयान था। हरे कपड़े पहने महिला निस्संदेह तियान कबीले की थी। उन दोनों को देखकर काले कपड़े वाली महिला ने अपनी उंगली उठाई और चुप रहने का इशारा किया। जियो बुदियन, जो तुरंत चिल्लाना चाहता था, उसने म्यूयान को देखते ही अपने छोटे पंजे उठाकर अपना मुंह ढक लिया, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसका प्यारा रूप देखकर काले कपड़े पहने महिला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। म्यू किंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और हरे वस्त्र पहने महिला से कुछ मीटर पीछे जाकर रुक गया। तांग हुआन ने भी अपने पैर हिलाए और फिर म्यू किंग के पास खड़ा हो गया। उसकी नज़र उसके सामने लगे बेल के बिस्तर पर पड़ी। जिंग मेंग ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और अपनी दाहिनी हथेली को म्यू यान के माथे पर दबा लिया। उसकी हथेली से निकली गहरी नीली आभा पहले ही म्यू यान के सिर के चारों ओर पूरी तरह से लिपट चुकी थी। यह मन की शक्ति है। तांग हुआन का दिमाग थोड़ा सा हिला, क्योंकि उसने ध्यान से जांच की। स्टेज 9 मार्शल सेंट में पदोन्नत होने के बाद तांग हुआन की धारणा क्षमता में भारी वृद्धि हुई। बहुत जल्दी उन्होंने पाया कि इस तरह के तियान कबीले जादूगर की अनोखी शक्ति लगातार म्यूयान की आत्मा की गहराई में रिस रही थी। इस रहस्यमय शक्ति के पोषण के तहत म्यूयान की आत्मा वास्तव में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठती रही। एक क्षण के बाद तांग हुआन मुस्कुराए बिना न रह सका। जिस दिन म्यूयान पूरी तरह से ठीक हो गया, उस दिन उसकी आत्मा और घायल होने से पहले के बीच का अंतर निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। एक मजबूत आत्मा उसकी साधना में बहुत सहायक होगी। भविष्य में उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। इस दृष्टि से उसे अपने दुर्भाग्य से भाग्यशाली माना जा सकता है। काफी देर के बाद जिंग मेंग ने धीरे से सांस छोड़ी और अपना हाथ ऊपर उठाया। गहरे नीले रंग की क्यूई पानी की तरह तेजी से पीछे हट गई और उसकी हथेली में गायब हो गई। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और तांग हुआन और म्यू किंग की ओर देखने लगी। जिस क्षण उसकी नज़र उससे मिली, तांग हुआन का दिल कांप उठा। जिंग मेंग की उम्र कुछ 100 साल हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी उतना ही सुंदर था। उसकी त्वचा कोमल थी, मानो वह 20 साल की कोई युवती हो। लेकिन उसकी आंखें एक बिल्कुल अलग एहसास दे रही थीं। उनकी आंखों में समय के साथ घटित होने वाले जीवन के अंतहीन उतार चढ़ाव समाहित थे। उन लोगों ने इसे देखने के बाद, यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी इसमें पूरी तरह से डूब गई थीं, उन दो गहरी आंखों से पिघल रही थी और पिघल रही थी जो प्राचीन झरनों की तरह थीं। तांग हुआन ने तुरंत खुद को शांत किया, थोड़ा झुका और सलामी में अपने हाथों को जोड़ा। जूनियर तांग हुआन सीनियर जिंग मेंग को बधाई देता है। इस समय जियो बुदियन प्रभावित हुआ लग रहा था, और जैसे कि वह नशे में था, वह तांग हुआन के कंधे के ऊपर कुछ बार लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। तभी वह गिरने से रुका। उसके बाद वह तांग हुआन के कंधे पर वापस उड़ गया और बैठ गया। उसके दो छोटे पंजे तांग हुआन के कॉलर को कसकर पकड़ रहे थे, लेकिन उसने फिर से जिंग मेंग को देखने की हिम्मत नहीं की। छोटे भाई, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। ये देखकर जिंग मेंग अनजाने में हंस पड़ी। वह खड़ी हो गई और अपने दाहिने हाथ से खुद को सहारा दिया, जिससे तांग हुआन को अपने शरीर को सहारा देने वाली एक राजसी शक्ति का एहसास हुआ। उसकी कमर अनजाने में सीधी हो गई। माफ करना, वरिष्ठ। इस जूनियर की दोस्त पर लुओ फू वर्ल्ड में दानव कबीले के युवा स्वामी ने घात लगाकर हमला किया था, जिससे उसकी आत्मा को भारी आघात पहुंचा था।
आपकी सहायता के लिए धन्यवाद सीनियर, यदि नहीं तो ये जूनियर वास्तव में नहीं जान पाती कि उसकी आत्मा को कैसे ठीक किया जाए। ये एक छोटा सा प्रयास था। अधिकतम आधे महीने में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जिंग मेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठों के लिए यह उंगली उठाने जितना सरल हो सकता है। हालांकि जूनियर और जूनियर के दोस्त के लिए यह एक बड़ा उपकार होगा। तांग हुआन हंसा, जैसे कि वह कुछ सोच रहा था, फिर बोला, वरिष्ठ जिंग मेंग, इस जूनियर के पास कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। छोटे भाई, कृपया बोलो। जिंग मेंग हल्के से मुस्कुराया। तांग हुआन ने हल्की सांस ली और सार्वजनिक लहजे में कहा, ठीक है, तो ये जूनियर सीधे तौर पर कह देगा। यदि सीनियर जिंग मेंग के पास कोई ऐसी बात हो जिसमें जूनियर आपकी मदद कर सकें, तो कृपया बोलने में संकोच न करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोट। उसने शुरू में सोचा कि यह वैसा ही था जैसा कि जिंग ने कहा था, कि जिंग मेंग केवल उससे मिलना चाहता था। हालांकि जब उसने पवनपंख शहर के बाहर नगर स्वामी फूतू को देखा और पता चला कि किंगिंग ने उसे दिव्य पंख टोकन दिया था, तो उसे लगा कि चीजें उतनी सरल नहीं हो सकती जितना उसने सोचा था। यदि तियान कबीले का लक्ष्य सचमुच इतना सरल होता, तो इतनी कीमती स्मृति चिन्ह देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। म्यू किंग को देखने के लिए इस शहर में पहुंचने के बाद तांग हुआन को इस बात का और भी यकीन हो गया। पवित्र बादल वृक्ष के नीचे, हालांकि म्यू किंग ने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया था, लेकिन बोध क्षमता के तहत, जो तांग हुआन के 9वें चरण के मार्शल संत के रूप में पदोन्नत होने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी, वह अभी भी अपनी चिंता को छिपाने में असमर्थ था। म्यू किंग न केवल तियान कबीले में दूसरा सबसे मजबूत विशेषज्ञ था, बल्कि वह तियान कबीले का महान कबीले का बुजुर्ग भी था। हालांकि तांग हुआन ने अपनी चौंकाने वाली प्रतिभा का खुलासा कर दिया था, फिर भी वह अभी भी एक युवा व्यक्ति था। चाहे वह उनकी साधना शक्ति हो या कबीले में उनकी स्थिति हो, उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। हालांकि म्यू किंग चिंतित था, लेकिन उसके मन में कोई शत्रुता नहीं थी। बेशक वह भी पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। यदि ऐसा नहीं होता, तो वह फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को पीछे नहीं छोड़ पाता। जब वह इस स्वर्गीय हृदय महल में आया, तो तांग हुआन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि तियान कबीले के पास संभवतः कुछ ऐसा था जिसमें उसे उसकी मदद की जरूरत थी। एक पल के लिए तो तांग हुआन को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह केवल हथियार बनाने में ही अच्छा था, लेकिन ये कौशल तियान कबीले में उपयोगी नहीं लग रहा था। तियान कबीले के हथियार मानव कबीले के हथियारों से बहुत अलग थे। इस विषय में तांग हुआन को कुछ भी पता नहीं था। तांग हुआन की बातें सुनकर जिंग मेंग, म्यू किंग और काले कपड़े वाली महिला एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके। उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग हुआन की धारणा क्षमता इतनी तेज होगी। छोटे भाई, तो मैं खुलकर बोलूंगा। उसी क्षण जिंग मेंग ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, कुछ साल पहले मेरे तियान कबीले का एक गद्दार सामने आया था। जब वह गद्दार मेरे पवित्र आत्मा महाद्वीप से भाग गया, तो उसने न केवल बड़ी मात्रा में संत श्रेणी के दानवसार पत्थरों को चुरा लिया, बल्कि उसने मेरे तियान कबीले की पवित्र कलाकृति स्वर्गीय कोर मोती को भी चुरा लिया। वह गद्दार एक स्टेज 9 कानून संत है, इसलिए जब मेरे कबीले के सभी विशेषज्ञ उसे पकड़ने में असफल रहे, तो कबीले के बुजुर्ग म्यू किंग ने व्यक्तिगत रूप से एक चाल चली। जब उन्होंने उसे मूल महाद्वीप में पाया तो वह काफी समय पहले ही मर चुका था, और किसी ने उसे मार भी दिया था। कोट। स्वर्गीय कोर मोती। तांग हुआन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने तुरंत उस रहस्यमयी मनके के बारे में सोचा जिसे पहले नौयांग दिव्य भट्टी द्वारा अवशोषित किया गया था, और फिर आत्मा की गोली द्वारा अवशोषित किया गया था। इसके अलावा जिंग मेंग ने जो कहा वह मूलतः वही था जो वह जानता था। ये संयोग ही था कि मेरे गुरु की मुलाकात तलवार शिल्प घाटी क्षेत्र में तियान कबीले के एक विधि संत से हुई और उन्होंने उसे मार डाला। फिर उसने अपनी सुमेरु जादुई अंगूठी फोजिंग गॉड गुफा के अंदर छोड़ दी, जिसे तांग हुआन ने फोजिंग गॉड गुफा में प्रवेश करने के बाद प्राप्त किया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो वह मोती तियान कबीले की पवित्र कलाकृति स्वर्गीय कोर मोती होना चाहिए, जिसका उल्लेख जिंग मेंग ने किया था। स्वर्गीय हृदय मोती अतुलनीय रूप से अद्भुत है। यदि आप इसे अपने साथ लाते हैं, तो यह आपकी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा सकता है, जिससे इसका पता लगाना असंभव हो जाएगा। खासकर इसलिए क्योंकि इससे लकड़ी तत्व के जादूगर पौधों और वनस्पतियों की मदद से आपका पता लगाने में असमर्थ हो जाएंगे। जिंग मेंग ने धीरे से समझाया, उस समय मूल महाद्वीप में लिनसेन नामक एक मिश्रित रक्तवंश का बच्चा था, जिसने छोटे भाई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इस वजह से असफल रहा। एल्डर म्यू किंग ने लिनसेन से पूछताछ करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह बहुत संभव है कि स्वर्गीय हृदय मन का आपके पास हो, छोटे भाई। जब तांग हुआन ने यह सुना, तो उसने म्यू किंग की ओर आश्चर्य से देखा। उस समय जब उनकी हत्या कर दी गई थी, म्यू किंग भी क्रिसेंट सिटी के बाहर दिखाई दिए थे।
यदि बूढ़ा मोटा अचानक प्रकट नहीं हुआ होता और बहते इंद्रधनुष भाला इरादे को सक्रिय नहीं किया होता, तो म्यू किंग ने पहले ही उसे पकड़ लिया होता। क्रिसेंट सिटी के बाहर मानव कबीले ये चोंगशान ने अचानक खुद को प्रकट किया। बड़े म्यू किंग सतर्क थे, इसलिए उन्होंने छोटे भाई से कुछ नहीं पूछा। उस समय की स्थिति के बारे में जिंगमेंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। छोटे भाई, जब आप फ्यूरियस वेव्स सिटी में लौट आए तो एल्डर म्यू किंग भी आपके पीछे आ गए। शुरू में मैंने छोटे भाई से इसके बारे में पूछने का इरादा किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में आगे बढ़ने के दौरान वह हेवनली हॉट बीड को स्पिरिट पिल में मिला देगा। कोट। जिंगमेंग ने तांग हुआन को घूर कर देखा, मानो वह अपने निर्णय की पुष्टि करना चाहता हो। वरिष्ठ जिंगमेंग, महान बुजुर्ग का अनुमान सही है। वह स्वर्गीय हृदय मोती वास्तव में आत्मा की गोली में समाहित हो गया है। तांग हुआन 2 बार सूखी हंसी हंसा। जब ये जूनियर तलवार शिल्प घाटी में प्रशिक्षण ले रहा था तो मैंने एक अंगूठी उठाई थी। उसमें से मुझे कुछ संत श्रेणी के दानवसार पत्थर और एक मोती मिला। जैसे ही उसने ये बात कही, तांग हुआन ने अपनी छाती से वह सुमेरु जादुई अंगूठी निकाल ली। तियान कबीले के रैंकर्स को उसे खोजने और बहुत अधिक सोचने से रोकने के लिए तांग हुआन ने उसे तब मार गिराया जब वह स्पिरिट क्लाउड सिटी के पास था। अगर उसे पहले से पता होता तो उसे अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सचमुच उस गद्दार की सुमेरु जादुई अंगूठी है। एक नज़र में जिंगमेंग, म्यू किंग और काले कपड़े वाली महिला ने लगभग एक ही समय में सिर हिला दिया। तांग हुआन ने कुछ असहाय होकर कहा, उस समय इस जूनियर को ये नहीं पता था कि ये तियान कबीले की पवित्र वस्तु स्वर्गीय कोर मोती थी। जब मैंने इसे खेलने के लिए भंडारण रिंग से बाहर निकाला तो ये वास्तव में जूनियर के डेंटियन के साथ जुड़ गया, और जब भविष्य में इसे स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया तो ये जूनियर की आत्मा गोली के साथ एक हो गया। छोटे भाई, क्या आप ये कह रहे हैं कि जब आपको स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था तो स्वर्गीय कोरपल पहले से ही आपके शरीर में था? म्यू किंग अपनी भौहों पर थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछे बिना नहीं रह सका। जिंगमेंग और काले कपड़े वाली महिला की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। म्यू किंग की तरह उन्होंने भी सोचा कि तांग हुआन ने हमेशा अपने साथ स्वर्गीय हृदय मन का रखा था, इससे पहले कि उसे स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। लेकिन तांग हुआन ने जो कहा उससे स्थिति स्पष्टतः भिन्न थी। बिल्कुल, तांग हुआन ने सिर हिलाया। जिंगमेंग, म्यू किंग और काले कपड़े वाली महिला ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। थोड़ी देर के बाद जिंगमेंग भ्रम में भौहें सिकोड़ने और बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। ये वास्तव में अजीब है। स्वर्गीय कोर मोती तियान कबीले की एक पवित्र वस्तु है। जब इसे स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है तो एक आत्मा गोली के साथ विलय पहले से ही काफी अजीब है, लेकिन इससे पहले कि यह एक आत्मा गोली को संगठित करने में सक्षम हो, ये पहले से ही आत्मसात किया गया था। जब उन्हें स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था तब भी तांग हुआन को स्वर्गीय हृदय मन का और आत्मा गोली के सम्मिलन के पीछे का कारण नहीं पता था। हालांकि आत्मा की गोली के संगठित होने से पहले स्वर्गीय हृदय मन का उसके शरीर में अवशोषित हो गया था, और यह स्पष्ट रूप से नौयांग दिव्य भट्टी के कारण था। अचानक तांग हुआन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, वरिष्ठ जिंगमेंग, महान बुजुर्ग, ये स्वर्गीय हृदय मोती वास्तव में क्या है? स्वर्गीय हृदय मोती हमारे तियान कबीले के एक स्वामी द्वारा छोड़ा गया खजाना है। जहां तक इसकी विशिष्टता का प्रश्न है तथा ये कैसे बना, हमें भी नहीं मालूम। हालांकि उस भगवान ने एक वंश छोड़ा है, और वह वंश है एक अत्यंत शुद्ध तियान वंशीय वंश को प्राप्त करना, ताकि स्वर्गीय कोरपल के साथ विलय किया जा सके। कोट। जिंगमेंग ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, इन अनगिनत वर्षों में हमारे तियान कबीले के प्रत्येक उत्कृष्ट विशेषज्ञ ने स्वर्गीय हृदय मनका के साथ विलय करने का प्रयास किया है, और पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी सफल नहीं हो पाया है। लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम, छोटे भाई, वास्तव में ऐसा कुछ करने में सक्षम होगे जो हम में से बहुत से तियान कबीले के लोग करने में असमर्थ हैं। कोट। छोटा भाई मानव कबीले से है और उसका तियान कबीले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप स्वर्गीय हृदय मोती के साथ विलय करने में सक्षम थे। ये सचमुच अजीब है। म्यू किंग ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे तियान कबीले के वरिष्ठ ने जो शब्द कहे थे वे गलत थे? काले कपड़े वाली महिला खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। केवल अत्यंत शुद्ध तियान कबीले के रक्त से ही कोई स्वर्गीय हृदय मोती के साथ जुड़ सकता है। ये शब्द तांग हुआन के दिमाग में कौंधे, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। थोड़ी देर के बाद तांग हुआन अब अपने सीने में उठने वाली इच्छा को दबा नहीं सका और अनियंत्रित रूप से पूछा, वरिष्ठ जिंगमेंग, क्या ये जूनियर किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर सकता है? छोटे भाई, तुम किसे जानना चाहते हो? इस समय न केवल जिंगमेंग थोड़ा हैरान था,
बल्कि म्यू किंग और काले रंग की महिला भी खाली घूर रही थी, जैसे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग हुआन अचानक ऐसी बात कह देगी। जी रूमांग। तांग हुआन ने ये 3 शब्द एक एक करके उगल दिए। जी रूमांग। अचानक ये नाम सुनकर जिंग मेंग चौंक गया और म्यू किंग और काले कपड़े वाली लड़की की भौहों के बीच भी आश्चर्य की वही अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन तीनों के हाव भाव देखकर तांग हुआन अपने दिल में खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वे स्पष्टतः उसकी मां के बारे में जानते थे। छोटे भाई, तुम इस व्यक्ति को कैसे जानते हो? जिंग मेंग वास्तविकता में वापस आया और तांग हुआन को देखा, उसकी आंखों में गहरा संदेह प्रकट हो रहा था। वह वास्तव में इस जूनियर की मां है, तांग हुआन ने धीरे से कहा और बलपूर्वक अपनी छाती में उत्तेजना को दबा लिया। क्या? जिंग मेंग, म्यू किंग और काले कपड़े वाली महिला ने वास्तव में एक ही समय में चिल्लाया। उसके बाद जिंग मेंग का चेहरा चमक उठा और वह पहले से ही तांग हुआन के बहुत करीब था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था और उसकी आवाज भी कुछ चिंतित हो गई थी। छोटे भाई, क्या जी रूमांग तुम्हारी मां है? बिल्कुल। तांग हुआन ने बहुत उत्साहित महसूस करते हुए अपना सिर जोर से हिलाया। उन तीनों के चेहरों पर भाव देखकर, विशेषकर जिंग मेंग के, उन्हें पता चल गया कि न केवल वे अपनी मां के अस्तित्व के बारे में जानते थे, बल्कि वे उससे बेहद परिचित भी थे। क्या मां सचमुच तियान कबीले से हैं? शायद तियान कबीले में उसकी स्थिति कम नहीं थी, अन्यथा उनकी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। तकदीर, ये स्वर्ग की इच्छा है। कोट। तांग हुआन का जवाब पाकर जिंग मेंग अचानक जोर से हंस पड़ा, जबकि म्यू किंग और काले रंग की महिला, जो अपने सदमे से उबर चुकी थी, उनके चेहरों पर भी अविश्वसनीय मुस्कान दिखाई दी। स्वर्ग की इच्छा। तांग हुआन थोड़ा स्तब्ध रह गया। वरिष्ठ जिंग मेंग, ये है। तांग हुआन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मां कौन है? जिंग मेंग अपनी भौहों के बीच से मुस्कुरा रहा था और अब उसे छोटा भाई नहीं कह रहा था, बल्कि सीधे उसके नाम से पुकार रहा था। तियान कबीला? तांग हुआन ने पूछा। यह सही है। जिंग मेंग की आंखों में अपार खुशी झलक रही थी और उसके स्वर में पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। तुम्हारी मां मेरे तियान कबीले की सदस्य हैं और वह मेरी छोटी दत्तक बहन भी है, जिनसे मैं 10 साल से भी पहले मिला था। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि मेरी छोटी बहन रुशून को इस दुनिया में बेटा होगा। बहन? तांग हुआन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या उसकी मां और तियान कबीले वास्तव में बहनें थीं? उसने अनुमान लगाया कि तियान कबीले में उसकी मां की स्थिति खराब नहीं थी। आखिरकार उसकी मां के पास पंख नहीं थे। अगर वह तियान कबीले से कोई थी, तो वह भी तियान कबीले के शाही परिवार की होगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां और जिंग मेंग के बीच ऐसा रिश्ता होगा। ये कहना होगा कि तियान कबीले के राजा जिंग मेंग के बारे में अफवाह थी कि वह करीब 500 साल का था और उसकी मां शायद अभी 40 साल की भी नहीं थी। इसके तुरंत बाद तांग हुआन के दिल में संदेह पैदा हो गया। जिंग मेंग ने बताया कि वह अपनी पालक बहन, यानी अपनी मां से 10 साल से भी अधिक समय पहले मिला था। इसका मतलब ये था कि उन्हें अपनी मां की मृत्यु के बाद शपथ दिलाई जाएगी। चूंकि उसकी मां तियान कबीले के शाही परिवार से थी, जिंग मेंग उसे लंबे समय से जानता होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मां हमेशा बाहर रहती थी? और जिंग मेंग के आखिरी वाक्य ने तांग हुआन के दिल को उछल दिया। क्या वह इस दुनिया में अपनी मां का बेटा था? इसका मतलब यह था कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर वह इस दुनिया में नहीं होती तो और कहां जाती? ये केवल अंडरवर्ल्ड ही हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मां ने अपनी मौत का नाटक न किया हो? वरिष्ठ जिंग मेंग, क्या मेरी मां अभी भी जीवित है, या वह पहले ही? तांग हुआन अब इसे रोक नहीं सका। तांग हुआन, अब मुझे वरिष्ठ कहना बंद करो। तुम्हारी मां और मैं बहनें हैं, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। जिंग मेंग ने धीरे से उसे सही किया, फिर मुस्कुराया। बेशक आपकी मां अभी भी जीवित है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। तांग हुआन ने राहत की सांस ली और कुछ उम्मीद के साथ कहा, स्टार चाची, मेरी मां अब कहाँ है? क्या ये इसी शहर में है? जिंग मेंग ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा असमंजस में। तांग हुआन, तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं है और उड़ते बादलों के शहर में भी नहीं है। इस दुनिया में नहीं। जिंग मेंग के मुंह से एक बार फिर ये शब्द सुनकर तांग हुआन को अब अपनी मां के जीवन और मृत्यु की चिंता नहीं रही, लेकिन वह अपने दिल में संदेह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तांग हुआन, तुम्हारी मां इस दुनिया की कोई इंसान नहीं है। जिंग मेंग ने कुछ असहाय होकर कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी दुनिया के बाहर कोई और दुनिया हो? तांग हुआन को अंततः समझ में आ गया कि जिंग मेंग का क्या मतलब था और वह तुरंत चौंक गया। लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और तांग हुआन को राहत महसूस हुई। उसके पिछले जन्म में पृथ्वी एक दुनिया थी और यह स्थान भी एक दुनिया थी। कुल मिलाकर ये 2 अलग दुनिया थीं। चूंकि वहां पहले से ही 2 लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या 3 या 4 थी। जिंग मेंग ने हल्के से सिर हिलाया। तांग हुआन, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया को मूल रूप से क्या कहा जाता था? ऐसा लगता है कि यह
ईश्वर निर्मित महाद्वीप है। तांग हुआन ने एक पल के लिए इस पर ध्यान से सोचा और अनिश्चितता के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, तांग हुआन का मन थोड़ा कांप उठा। ये शब्द एक बार देव सृष्टि महाद्वीप की कुछ प्राचीन पुस्तकों में आया था। आजकल इसका उल्लेख बहुत कम होता है तथा बहुत से लोग तो इस शब्द को जानते भी नहीं हैं। हालांकि तलवार शिल्प घाटी की गहराई में एक फोजिंग गॉड गुफा थी जिसका उपयोग दिव्य आयुध बनाने के लिए किया जाता था। महिमा में पवित्र सम्राट द्वारा गुफा को ऐसा नाम दिए जाने का कारण संभवतः इसका प्राचीन नाम फोजिंग गॉड कॉन्टिनेंट था। बुरा नहीं है, इस पर एक नज़र डालो। जिंग मेंग ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसका दाहिना हाथ तेजी से उसके सामने हवा में चला और नीली ऊर्जा की एक किरण जो संघनित पदार्थ लग रही थी उसकी उंगलियों से बाहर निकली। कुछ ही क्षण बाद एक साधारण नीली तस्वीर तांग हुआन के सामने प्रकट हुई। ये हमारी दुनिया का मानचित्र है। ये केवल कुछ पंक्तियां थीं, लेकिन इसमें 4 महाद्वीपों की भू आकृतियों को रेखांकित किया गया था, अर्थात महिमा, उत्पत्ति, पवित्र आत्मा और विनाश। क्या तुमने कुछ देखा? जिंग मेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तांग हुआन ने 4 महाद्वीपों की आकृतियों को देखा और अचानक उसे अपने पिछले जन्म में देखे गए एक वीडियो का ख्याल आया जिसमें पृथ्वी महाद्वीप के विकास का वर्णन किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी मूलतः भूमि का एक टुकड़ा थी तथा लगातार विभाजित होने और इधर उधर स्थानांतरित होने के बाद इसका स्वरूप वैसा ही हो गया जैसा कि उनके जीवित रहते समय था। तांग हुआन के सामने अभी जो नक्शा है वह भी उसके पिछले जीवन के महाद्वीप के बहाव सिद्धांत से बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। यदि आप 4 महाद्वीपों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये बहुत सुसंगत कहा जा सकता है और उनमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। चाची जिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया के 4 महाद्वीप मूल रूप से एक साथ मिले हुए थे? आप ठीक कह रहे हैं। जिंग मेंग ने कुछ समय तक इसके साथ छेड़छाड़ की। महिमा, उत्पत्ति और अन्य 4 महाद्वीप जो इस मानचित्र को बनाते हैं पूरी तरह से एक साथ इकट्ठे हुए थे। ये ईश्वर सृजन महाद्वीप है और ये हमारी दुनिया की पहली उपस्थिति भी है। उस स्थिति में भी ये बहुत सटीक नहीं है। दरअसल हमारा विश्व ईश्वर निर्मित महाद्वीप का एक अत्यंत छोटा सा हिस्सा मात्र है। आप इसे ईश्वर निर्मित महाद्वीप क्यों कहते हैं? इसका कारण केवल प्राचीन लोगों की यादें हैं। कोट: म्यू किंग और काले कपड़े वाली महिला के चेहरे पर पहले से ही काफी शांति थी। जाहिर है कि उन्हें ये बात बहुत पहले से पता थी। हालांकि तांग हुआन ने हैरानी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे 4 महाद्वीपों के अलावा कोई और भी बड़ा महाद्वीप हो? वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ स्वर्ग तक पहुंच गए थे और गॉड कास्टिंग महाद्वीप की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक असाधारण तीव्र युद्ध में शामिल हुए थे। अंत में ईश्वर निर्मित महाद्वीप से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया। भूमि का ये छोटा सा टुकड़ा भी महान युद्ध से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे फिर से विभाजित हो गया, जिससे अब हमारी छोटी सी दुनिया बन गई जिसमें महिमा, उत्पत्ति, पवित्र आत्मा और विनाश के 4 महाद्वीप हैं। इनमें से शांत महाद्वीप ही युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। इस प्रकार 4 महाद्वीपों में से शांत महाद्वीप ही ऐसा था जिसका पर्यावरण सबसे खराब था। यही कारण है कि दानव कबीला लगातार मूल महाद्वीप पर आक्रमण करता रहा है। कोट: हमारी छोटी सी दुनिया में केवल मानव कबीला, तियान कबीला, दानव कबीला और बहुत ही कम संख्या में आत्मा कबीले हैं। हालांकि ईश्वर निर्मित महाद्वीप एक विशाल विश्व है जो हजारों जातियों से भरा हुआ है। दुर्भाग्यवश मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं देख सकता कि वास्तव में फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड कैसा दिखता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिंग मेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। तो यह ऐसा ही है। तांग हुआन का दिल अचानक से धड़क उठा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। वह पूछे बिना न रह सका, आंटी जिंग, क्या मेरी माँ उस फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से आई थी? हाँ। जिंग मेंग ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, आपकी माँ तियान कबीले से है। वह फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में उसके साथ हुए कुछ बड़े बदलाव के कारण संयोग से हमारी छोटी सी दुनिया में आई। उसने मूल रूप से अपना पूरा जीवन इस छोटी सी दुनिया में रहने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से कोई व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उन लोगों को बुरी तरह मार डालने के बाद उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ वर्षों बाद कोई प्रकट हुआ और वह व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुआ। अंत में छोटी बहन रूमान केवल इस स्थान को छोड़कर फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में वापस लौट सकती थी। जैसा कि उन्होंने यहां तक कहा, जिंग मेंग मदद नहीं कर सका लेकिन हल्के से आहें भरते हुए कहा, मूल रूप से मैं इस बात को लेकर थोड़ा उत्सुक था कि लिल सिस हुआन को क्यों छोड़ना पड़ा, भले ही उसने अपनी जान जोखिम में डाली हो। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ में आया कि वह तुम्हारी रक्षा कर रही थी और तुम्हें फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड के लोगों द्वारा खोजे जाने से रोक रही थी। कोट। तांग हुआन चुप रहा।
जिंग मेंग की बातें सुनकर तांग हुआन के मन में जो संदेह पूरे समय से चल रहा था वह आखिरकार हल हो गया। महान युद्ध के बाद उसकी मां ने उन सभी को मार डाला था। हालांकि उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल होकर फ्यूरियस वेव्स सिटी में पहुंच गई थी और फिर वहां से गुजर रहे तांग तियानरेन ने उसे खोज लिया और उसे तांग परिवार के पास वापस ले आया। परिणामस्वरूप जब उसकी मां की चोटें थोड़ी कम हुई तो उसने अपनी मां को अपने साथ उपपत्नी के रूप में विवाह करने के लिए मजबूर करना चाहा। उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया और तांग परिवार छोड़ दिया। उस समय फेंगमिन के पहाड़ पर तांग सी ने कहा था कि तांग तियानरेन को अपनी मां के प्रति कुछ शंकाएं थीं और उसने उसे मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। अतीत में तांग हुआन हमेशा उलझन में रहता था, लेकिन अब उसे इसका कारण समझ में आ गया था। यदि उसकी मां फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से आए सभी विशेषज्ञों को मार सकती है तो उसकी ताकत अद्वितीय होनी चाहिए। भले ही वह घायल हो गई थी, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे तांग तियानरेन जैसे एक साधारण मार्शल मास्टर अपमानित कर सकते थे। यदि उसे अपनी पहचान उजागर होने की चिंता न होती तो उसकी मां भी उसे आसानी से मार सकती थी। जब उसकी मां तांग परिवार को छोड़कर चली गई तो उसे जल्दी ही बूढ़े आदमी ने अपने साथ ले लिया। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने पाया कि फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से और भी अधिक शक्तिशाली लोग आ रहे थे। उसकी मां के पास उसे बूढ़े आदमी और मोटे आदमी को देखभाल के लिए सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद उसने अपनी मौत का नाटक किया और चुपचाप वहां से चली गई ताकि फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड उसे ढूंढ न ले और उसे फंसा न दे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद तांग हुआन बेहद भावुक हो गया। उसे थोड़ा शांत होने और अपनी मां और बूढ़े व्यक्ति के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने में थोड़ा समय लगा। पहले तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने केवल यही सोचा कि बूढ़ा आदमी दयालु है और यह देखकर कि उसकी मां के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, उसने उसे अपने पास रखने का निर्णय लिया। हालांकि अपनी मां की पहचान जानने के बाद तांग हुआन यह निष्कर्ष निकाल सका कि मामला इतना सरल नहीं था। बूढ़ा आदमी स्टेज 9 मार्शल संत था, बूढ़ा मोटा आदमी भी पूर्व भाला संत था। दो स्टेज 9 मार्शल संत कैसे उग्र लहरों शहर के भीतर एकांत में रह सकते थे। ये दुख की बात थी कि जब वह हेवनली फोजिंग सिटी में था तो उसे अपनी मां की पहचान का पता नहीं था, अन्यथा वह बूढ़े मोटे के मुंह से और भी अधिक बातें निकालने में सक्षम होता। चाची जिन, क्या आप जानती हैं कि मेरे पिता कौन हैं? थोड़ी देर बाद तांग हुआन खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। मैं इसके बारे में नहीं जानता। जिंग मेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, उस समय छोटी बहन रू मुबाई ने जाने से पहले बहुत अधिक खबर नहीं बताई थी। आज ही मुझे पता चला कि छोटी बहन रू मुबाई का अभी भी एक बेटा है। उसकी आवाज थोड़ी रुकी, फिर जिंग मेंग ने निश्चितता के साथ कहा, हालांकि छोटी बहन रू मांग ने एक बार कहा था वह यहाँ अकेली आई है, इसलिए आपके पिता फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से नहीं है, वह हमारी इस छोटी सी दुनिया से कोई होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी उस बूढ़े आदमी या उस मोटे आदमी से पूछना पड़ेगा। तांग हुआन के मन में विचार दौड़ने लगे और वह पूछे बिना न रह सका, तो क्या आंटी जिंग जानती हैं कि फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड की ओर कैसे जाना है? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसे लेकर तांग हुआन बेहद चिंतित था। ये जानने के बाद कि इस छोटी सी दुनिया के बाहर एक और भी व्यापक फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड मौजूद है, तांग हुआन ने अपने दिल की गहराई में एक अनियंत्रित मजबूत आग्रह महसूस किया। भविष्य में उसे उस विशाल संसार में प्रवेश करना होगा और अपनी मां को ढूंढना होगा जो 10 वर्ष पहले ही वहां से जा चुकी है। फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में जाने की इच्छा रखना कोई आसान बात नहीं है। जिंग मेंग अनायास ही हंस पड़ा और धीरे से बोला, ऐसा कहा जाता है कि हमारा ये छोटा सा संसार और फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड एक अतुलनीय विशाल महासागर द्वारा अलग किए गए हैं और करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। समुद्री क्षेत्र खतरे से भरा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक अनगिनत स्टेज 9 रैंकर्स ने फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड की ओर जाने के लिए समुद्र पार करने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि एक भी व्यक्ति सफल न हो। कोट, अगर ऐसा है तो मेरी मां और उनका पीछा करने वाले लोग कैसे जीवित रह पाएंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग हुआन को संदेह हुआ। हालांकि उसे जिंग मेंग की बातों पर संदेह नहीं था। यदि यह छोटा सा संसार फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड जितना आसान होता तो फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड के बारे में खबर पहले ही तीनों जातियों में दूर दूर तक फैल चुकी होती और यहां तक कि गॉड क्रिएशन कॉन्टिनेंट भी कम ज्ञात होता। जब आपकी मां यहां आईं तो उन्होंने अवश्य ही किसी अतुलनीय अनमोल खजाने को सक्रिय किया होगा जिसके कारण वे इतने कम समय में असीम महासागर को पार करके हमारी छोटी सी दुनिया में आ गईं। जब वह चली गई तो उसने पवित्र आत्मा महाद्वीप के प्राचीन समय से छोड़े गए एक टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग किया। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से यहां आए थे, जिंग मेंग ने धीरे से कहा, आपकी मां के अनुसार उन्हें किसी प्रकार का खजाना उधार लेना पड़ा था जिससे वे विशाल महासागर को सफलतापूर्वक पार करने के लिए शून्य से यात्रा कर सकें।
लेकिन फिर भी उन्हें यात्रा करने में कई वर्ष लग गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि उनमें से अधिकांश की मृत्यु रास्ते में ही हो गई। क्या आप जानते हैं, जो लोग उस दिशा से आए हैं उनकी सारी ताकत कबीले के बुजुर्ग म्यू किंग से कमजोर नहीं है। कोट, क्या वह समुद्री क्षेत्र वास्तव में इतना खतरनाक है? तांग हुआन यह सुनकर चौंक गया। तियान कबीले के महान कबीले के बुजुर्ग म्यू किंग शिखर चरण 9 के विशेषज्ञ थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्राचीन काल से लगभग कोई भी इस छोटी सी दुनिया से फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड तक नहीं पहुंच सका। हालांकि सदमे की छोटी अवधि के बाद तांग हुआन के दिल में खुशी की एक झलक उभरी। क्या जिंग मेंग के शब्दों का मतलब यह नहीं था कि उसकी मां की ताकत म्यू किंग से कहीं ज्यादा थी? तांग हुआन, बस उस तूफान भंवर के बारे में सोचो और तुम्हें पता चल जाएगा कि वह समुद्री क्षेत्र कितना खतरनाक है। म्यू किंग पूछने से खुद को रोक नहीं सका। तूफान एडी। तांग हुआन चौंक गया। उसने एक बार उस जगह किसी को स्टॉर्म एडी कहते सुना था। ऐसा कहा जाता है कि इसका दायरा लगभग 100 किलोमीटर था और इसका प्रभाव क्षेत्र 1000 मील तक फैला हुआ था। यहां तक कि यदि चरण 9 का कोई विशेषज्ञ गलती से भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो वह आसानी से चूषण द्वारा प्रवेश कर जाएगा। हमारे छोटे से विश्व और फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड के विशाल महासागरीय क्षेत्रों में ऐसे अनगिनत तूफान एडी हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वे सबसे कम खतरनाक हैं। ये बूढ़ा आदमी दर्जनों साल पहले स्टॉर्म एडी से 1000 मील दूर समुद्री क्षेत्र में गया था और लगभग वापस नहीं आ पाया था। कोट, म्यू किंग ने आह भरी। उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। उस स्थिति में मैं केवल अपनी मां की तरह ही पवित्र आत्मा महाद्वीप के प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी से गुजर सकता हूं और फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड की ओर जा सकता हूं। ये सुनकर तांग हुआन कुछ देर के लिए चौंक गया। फिर उसने कुछ बुदबुदाया, लेकिन एक बार जब उसने ये कहा तो वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी इतनी उपयोगी नहीं थी, अन्यथा जिंग मेंग ने बहुत पहले ही इसका उपयोग फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड की ओर जाने के लिए किया होता। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिंग मेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह टेलीपोर्टेशन जादू संरचना लंबे समय से मौजूद है और बहुत पहले अधूरी थी। आपकी मां ने इसे सफलतापूर्वक मरम्मत करके सक्रिय कर दिया था, लेकिन एक बार उपयोग करने के बाद वह इसे और अधिक समय तक चालू नहीं रख सकी। तांग हुआन के चेहरे पर निराशा देखकर जिंग मेंग ने धीरे से कहा, बेशक, अगर आप फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड जाना चाहते हैं तो अन्य रास्ते भी हैं। कौन सी विधि? तांग हुआन बहुत खुश हुआ। लिंग जियो प्राचीन सड़क। जिंग मेंग ने धीरे से कुछ शब्द बोले। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी आंखों में गंभीरता का एक अतिरिक्त भाव था। लिंग जियाओ प्राचीन पथ। तांग हुआन थोड़ा हैरान था। ये पहली बार था जब उसने इस शब्द के बारे में सुना था। ये फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड से कैसे संबंधित था? बिल्कुल। जिंग मेंग ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और सिर हिलाते हुए कहा, मूल महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में 1000 किलोमीटर की दूरी पर कई 100 किलोमीटर की परिधि वाला एक द्वीप है जिसे धुंधला सागर द्वीप कहा जाता है। ये वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र है जिसके कारण हमारा छोटा सा विश्व ईश्वर निर्मित महाद्वीप से अलग हो गया। यहीं से महान युद्ध शुरू हुआ। कोट, कोहरा सागर में प्राचीन युद्ध क्षेत्र के भीतर एक मेहराब है जिसे लिंग जियाओ आग कहा जाता है। लिंग जियाओ संप्रदाय से गुजरने के बाद आप उस लिंग जियाओ प्राचीन सड़क में कदम रख पाएंगे। कथित तौर पर लिंग जियाओ प्राचीन सड़क के अंत में फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड की ओर जाने वाला एक मार्ग है। इसलिए यदि हम लिंग जियाओ प्राचीन मार्ग से सफलतापूर्वक गुजर सकें तो हम अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। कोट, क्या ऐसी कोई जगह है? तांग हुआन ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे दिखाई दिया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्राचीन काल से चले आ रहे अभिलेखों के अनुसार जिस विशेषज्ञ ने इस छोटी दुनिया को अलग किया था वह दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए जाने से पहले उसने लिंग जियाओ प्राचीन मार्ग का निर्माण किया और हम इस छोटी दुनिया के चरण 9 के विशेषज्ञों को फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ दिया। जिंग मेंग ने आह भरी। पदोन्नति का मार्ग। ये शब्द सुनकर तांग हुआन की भौहें तन गईं, लेकिन तुरंत ही वह शांत हो गई। इस पृथक छोटे से विश्व से फोजिन गॉड ग्रेट वर्ल्ड तक यात्रा करने में सक्षम होना एक देहाती व्यक्ति के शहर में प्रवेश करने के समान था। इसे वास्तव में एक पदोन्नति माना जा सकता है। हालांकि उन्नति का यह मार्ग इतना आसान भी नहीं है। जिंग मेंग ने गहरी आवाज में कहा, लिंग जियाओ प्राचीन सड़क के अंदर कई खतरे हैं। हालांकि सफलता की संभावना समुद्र पार करने से कहीं अधिक है। मुझे नहीं पता कि अतीत में कोई सफल हुआ या नहीं, लेकिन पिछले 100 वर्षों में 2 लोग ऐसे अवश्य हुए होंगे जो उस लिंग जियाओ प्राचीन मार्ग से गुजरे होंगे। कोट, ओह! तांग हुआन की आंखें चमक उठीं। ये कौन है? एक है दानव कबीले का पिछला दानव भगवान जलती हुई दुनिया। जिंग मेंग ने अपनी आंखें मूंद ली और हंसने लगा।
एक क्षण के आश्चर्य के बाद तांग हुआन अपना सिर हिलाए बिना न रह सका। उसने पहले भी दानव भगवान की दुनिया को जलाने वाली दुनिया के बारे में सुना था, और वह दानव कबीले का एक बहुत मजबूत विशेषज्ञ था। 100 साल से भी अधिक समय पहले, जब यह फेंगतियान के चारों ओर फैल गया था, तब यह शहर के भीतर छिप गया था और इसके आने की कोई खबर नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि वह अभी भी एकांत में रह रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने वास्तव में फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए लिंग जियो प्राचीन सड़कों का उपयोग किया था। चाची जिंग, दूसरे के बारे में क्या? तब तांग हुआन पूछे बिना नहीं रह सका। जिंग मेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा मानव कबीले का ग्लोरी सेक्रेड एम्परर पर्वत और नदी है। पहाड़ और नदियां। तांग हुआन ने सोचा कि उसने गलत सुना है। क्या यह आश्चर्य था? जिंग मेंग ने हंसकर कहा, यह वास्तव में अप्रत्याशित था। तांग हुआन अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। जब ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल की खबर फैली थी, तो इसका संबंध पहाड़ों और नदियों की बीमारी से था। इस बारे में ऐसे लोग थे जो दर्जनों वर्षों से इस पर विश्वास नहीं करते थे, और तांग हुआन भी इस पर विश्वास नहीं करता था। प्रतिष्ठित पीक स्टेज 9 हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर्स कैसे बीमार हो सकते हैं? तांग हुआन ने मूल रूप से सोचा था कि यह सबसे अधिक संभावना थी, क्योंकि दानव कबीले को निष्कासित करने की प्रक्रिया के दौरान शानहे को दानव कबीले रैंकर्स के साथ अपनी लड़ाई में गंभीर चोटें आई थीं और वह लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाया था। उसकी चोटें दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थीं और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि माउंटन और रिवर मरे नहीं होंगे? तथाकथित बीमारी ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल द्वारा जारी की गई फर्जी खबर मात्र थी। पहाड़ और नदी वास्तव में फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश कर गए, ठीक उसी तरह जैसे दानव भगवान ने दुनिया को भस्म कर दिया था। वह लिंग जियाओ आक हमेशा दिखाई नहीं देता। यह मूलतः हर 10 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, और सामान्यतः कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। जिंग मेंग ने पलक झपकते ही काले कपड़े वाली लड़की को देखा। हे यान, क्या आखिरी बार लिंग जियाओ आक 7 साल पहले दिखाई दिया था, या 8 साल पहले? 8 साल पहले, काले कपड़े पहने हे यान नाम की महिला ने जल्दी से कहा। उस स्थिति में अगले 2 वर्षों में लिंग जियाओ आक फिर से खुद को प्रकट करेगा। जिंग मेंग के चेहरे पर भाव बदल गए जैसे ही उसने कुछ सोचा, लेकिन कुछ ही देर बाद वह होश में आ गई। तांग हुआन, यदि आप लिंग जियो प्राचीन मार्ग का उपयोग करके फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड तक जाना चाहते हैं, तो आपको अधीर नहीं होना चाहिए। अगले 10 या 20 वर्षों के बाद उस महान ईश्वरीय दुनिया में प्रवेश करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी प्रतिभा के साथ तब तक आप इस छोटी सी दुनिया में सबसे मजबूत अभ्यासी बन चुके होंगे, और आपकी ताकत निश्चित रूप से उस समय की माउंटन रिवर और बर्निंग वर्ल्ड से कम नहीं होगी। मैं समझता हूँ, अगर मुझ में आत्मविश्वास नहीं होगा तो मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। तांग हुआन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि अगर जिंग मेंग ने उसे बार बार चेतावनी नहीं दी होती, तो भी वह जल्दबाजी में लिंग जियो प्राचीन सड़क में प्रवेश नहीं करता। बूढ़े मोटे की चोटों को ठीक करने में मदद करने में सक्षम होने के लिए उसे स्टेज 9 मार्शल सेंट से आगे की साधना स्तर की आवश्यकता थी। अगर उसे जाना भी पड़े तो उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि बूढ़ा मोटा आदमी पूरी तरह से ठीक न हो जाए। अच्छी बात है, जिंग मेंग ने संतुष्टि में हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने अपनी दोनों आंखों से तांग हुआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तांग हुआन, क्या तुम जानते हो कि अब तुम हमारे तियान कबीले के पवित्र पुत्र हो? ईश्वर का पुत्र? तांग हुआन ने संदेह से पूछा। आपको अपनी माँ की शुद्ध तियान कबीले की रक्त रेखा विरासत में मिली है, और आप हमारे तियान कबीले की पवित्र कलाकृति स्वर्गीय हृदय ओब के साथ विलीन हो गए हैं। हमारे नियमों के अनुसार, जो स्वर्गीय हृदय मोती के साथ जुड़ गया है, वह स्वाभाविक रूप से तियान कबीले का पवित्र पुत्र है। तियान कबीले में उसका स्थान मुझसे भी ऊंचा है। कोट, पहले तो मैंने सोचा था कि तुम एक शुद्ध मानव वंश हो, महान कबीले के बुजुर्ग, और मुझे सिरदर्द हो रहा था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि कबीले के सदस्यों को ये बात कैसे समझाएं। हालांकि चूंकि आपके पास तियान कबीले का रक्त है, तो चीजें बहुत सरल हैं। तांग हुआन, ये तियान कबीले का पवित्र पुत्र पहले से ही तुम्हारा है। कोट, आंटी जिंग, यह नहीं चलेगा। तांग हुआन दंग रह गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि जिंग मेंग ने यह क्यों कहा कि यह स्वर्ग की इच्छा थी, जबकि वह जानता था कि उसकी माँ जी रुकी थी। उसने शुरू में सोचा था कि वह, जो स्वर्गीय हृदय मन का के साथ जुड़ गया था, मानव कबीले से था, लेकिन अब वह जानता था कि संयोग से वह तियान कबीले का रक्तवंश था। तांग हुआन, तुम्हें मना करने की जरूरत नहीं है। जिंग मेंग ने धूर्तता से हंसते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम अभी मेरी किसी भी चीज में मदद कर सकते हो, इसलिए तुम मदद करने की पूरी कोशिश करोगे। आपको ये कहावत याद नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है। यदि तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो आंटी जिंग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। कोट, यह तांग हुआन तुरंत उदास महसूस किया।
ठीक है, तो फिर हम इसे इस तरह से करते हैं। जिंग मेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि तांग हुआन सहमत है या नहीं। उसने अपने हाथों से ताली बजाई और मुस्कुराया। तांग हुआन, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलूंगा जहां हमारा तियान कबीला स्वर्गीय हृदय मन का के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है, और यही वह जगह है जहां तुम्हारी मां ने इस छोटी सी दुनिया को छोड़ दिया था और फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में वापस आ गई थी। काफी देर बाद तांग हुआन, जिंग मेंग, म्यू किंग और हे यान की आकृतियां क्लाउड होली ट्री के पीछे पेड़ के नीचे दिखाई दी। इस क्षेत्र में कई आपस में गुंथी हुई और मुड़ी हुई जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई देखी जा सकती थीं। वे विशालकाय ड्रैगन की तरह दिख रहे थे जो जमीन पर रेंग रहे थे। इस समय तांग हुआन और बाकी लोगों के सामने कई पेड़ों की जड़ें ऊपर की ओर उठी हुई थीं, जिससे एक गोलाकार मेहराबदार रास्ता बन गया था जो 10 मीटर से भी अधिक ऊंचा था। विशाल गलियारे के अंदर प्रकाश पारदर्शी था। कुछ 100 मीटर तक आगे बढ़ने के बाद ऐसा लगा कि वह क्लाउड स्काई होली ट्री के अत्यंत मोटे वृक्ष के तने में प्रवेश कर गया है। तांग हुआन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, लेकिन उसकी भावनाएं बनी रहीं। ज्वाला हृदय के साथ विलय के बाद वह रहस्यमय कनेक्शन के माध्यम से अन्य 3 महान आध्यात्मिक अग्नि की दिशा को महसूस करने में सक्षम हो जाएगा। इनमें से एक लिंक उत्तर की ओर इशारा कर रहा था। पहले तो तांग हुआन को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि आध्यात्मिक अग्नि उत्तर में कहाँ स्थित है, लेकिन जैसे जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ता गया, उसकी संवेदनाएं उतनी ही स्पष्ट होती गईं। वह आध्यात्मिक अग्नि पवित्र आत्मा महाद्वीप में होनी चाहिए, और वह पवित्र आत्मा महाद्वीप के पवित्र शहर क्लाउड सिटी में होनी चाहिए। हालांकि इस क्लाउड स्काई सिटी में प्रवेश करने के बाद तांग हुआन ये पता लगाने में असमर्थ था। वह महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक अग्नि निकट ही थी, लेकिन वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि वह कहाँ स्थित है। लेकिन जब वह जिंग मेंग और अन्य लोगों के साथ इस स्थान पर पहुंचा, तो तांग हुआन को पूरी तरह से यकीन हो गया कि आध्यात्मिक अग्नि जड़ों द्वारा निर्मित मेहराबदार गुफा के अंदर थी। ये केवल ज्वाला हृदय की प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि नौयांग दिव्य भट्टी, जो अचानक डेंटियन के अंदर तेज हो गई थी, उसने भी तांग हुआन के निर्णय को साबित कर दिया। या अचानक तीखी आवाज सुनकर तांग हुआन चौंक कर जाग गया। पलक झपकते ही उसने देखा कि उसके कंधे पर बैठा शियाओ बुदियन उत्साह से उछल पड़ा। इससे पहले कि तांग हुआन यह समझ पाता कि जियो बुदियन ने ऐसा हंगामा क्यों किया, उसने अपने 3 जोड़ी छोटे पंख फैलाए और उड़ गया। वह बहुत उत्साहित लग रहा था। तांग हुआन के मन में कुछ संदेह थे, और उसने अवचेतन रूप से उस दिशा की ओर देखा जिस ओर वह भागा था। लगभग 100 मीटर की दूरी पर 100 से अधिक नग्न तियान कबीले के बच्चे अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। हुशियाओ शियाओ उनके मुंह में उड़ता रहा, और उनमें से एक मोटा और गोल मटोल बच्चा था। वह छोटी सी चीज आश्चर्यजनक रूप से 7 रंग वाली आत्मा चूहा थी। अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे पहले वह अभी भी स्वर्गीय हृदय महल में था, लेकिन उसे थोड़ा संदेह था कि उसने इसे म्यू यान के पास क्यों नहीं देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जी जियो बुदियन को देखकर 7 रंग वाला आत्मा चूहा बेहद उत्साहित हो गया। वह तियान कबीले के बच्चे के सिर के ऊपर खड़ा होकर अपने दोनों पंजे जोर जोर से हिला रहा था। दोनों पक्षों के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। कुछ ही सांसों में दोनों पक्षों के बीच केवल 1 या 2 मीटर की दूरी रह गई थी। इंद्रधनुषी आत्मा चूहा उछलकर शियाओ बुदियन के सिर पर आ गिरा। अगले ही पल इन 2 छोटे बच्चों को तियान कबीले के बच्चों की एक बड़ी संख्या ने घेर लिया और एक के बाद एक कोमल चीखें उठने लगीं। जियाओ बुदियन को देखकर, जिसके पास 3 जोड़ी पंख थे, तियान कबीले के सभी लोग बेहद आश्चर्यचकित थे। ये देखकर जिंग मेंग हंसा। उन्हें खेलने दो तांग हुआन, हम प्रवेश कर रहे हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह आगे बढ़ी और मेहराबदार गुफा की ओर चल पड़ी। तांग हुआन ने जियाओ बुदियन की ओर देखा और जल्दी से उसके पास पहुंच गया। ये देखकर जियो बुदियन भी उसके साथ चलना चाहता था, लेकिन वह तियान कबीले के कई बच्चों से घिरा हुआ था। जियो बुदियन को इस तरह देखकर 7 रंगों वाला आत्मा चूहा, जो पहले से ही जियो बुदियन की पीठ पर था, उसने अपना मुंह खोला और खुशी से लौटने लगा। गुफा के अंदर तांग हुआन, जिंग मेंग और बाकी लोग और भी गहरे चले गए, और बहुत जल्दी ही उन्हें बाहर क्या हो रहा था सुनाई देना बंद हो गया। 200-300 मीटर आगे जाने के बाद सुरंग नीचे उतरने लगी। कुछ 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद जमीन समतल हो गई और विशाल सुरंग झुकने लगी। तांग हुआन ने अनुमान लगाया कि वह पहले ही पवित्र बादल आकाश वृक्ष के तने के सीधे नीचे प्रवेश कर चुका था। इस समय तांग हुआन की प्रतिक्रिया, जो ज्वाला हृदय से उत्पन्न हुई थी, तेजी से मजबूत होती जा रही थी, और डेंटियन के भीतर नौयांग दिव्य भट्टी का प्रचलन अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था। आध्यात्मिक अग्नि गुफा के अंदर होनी चाहिए, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। तांग हुआन अब उत्सुक था कि यह अन्य 4 आध्यात्मिक अग्नियों में से कौन सी थी। रंगीन ग्लेज आध्यात्मिक आग, बोधिसत्व अग्नि, या यह अन्य 2 आध्यात्मिक अग्नियों में से एक थी।
यह अफसोस की बात थी कि जब वह आकाश आत्मा क्षेत्र और लुओफू विश्व में थे, तब उन्होंने शान शान से बोधिसत्व अग्नि के ठिकाने के बारे में नहीं पूछा। वे जितना आगे बढ़ते गए, सुरंग उतनी ही अधिक घुमावदार होती गई। हालांकि इतनी गहराई पर भी इस गुफा को बनाने वाली जड़ें अभी भी मुड़ी हुई और धनुषाकार थीं। यह अज्ञात था कि ये प्राकृतिक रूप से बना था या अर्जित किया गया था। यदि ये पहला विकल्प था, तो फिर चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, ऐसे मार्ग का प्रकट होना चमत्कारी माना जा सकता है। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद जिंग मेंग अचानक बोल पड़ा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग हुआन, जो अभी अभी कोने से बाहर आया था, ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि घने हरे रंग की आभा से भर गई है। मार्ग पहले से ही 10 मीटर से अधिक आगे अवरुद्ध था, लेकिन मार्ग को अवरुद्ध करने वाली चीज न तो मिट्टी थी, न रेत या मुड़ी हुई पेड़ की जड़ें। इसके बजाय ये घने हरे रंग की आभा से भरा हुआ था। यह वह स्थान है जहां हम स्वर्गीय हृदय मनका की पूजा करते हैं। हमारे तियान कबीले को जीवन का मंदिर कहा जाता है। केवल वे लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने चरण 9 में साधना की है और जिनके पास तियान कबीले का रक्त है। जिंग मेंग ने मुस्कुराते हुए समझाया और वह शान से आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह हरे रंग की आभा में प्रवेश कर चुका था और बिना किसी निशान के गायब हो गया। आध्यात्मिक अग्नि स्पष्टतः जीवन मंदिर के अंदर है। तांग हुआन का दिमाग थोड़ा घूम गया और उसने अनजाने में अपनी गति तेज कर दी। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह हरे रंग की आभा में डूब गया। उस क्षण तांग हुआन ने महसूस किया कि कोमल क्यूई की लहरें सांपों की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और तेजी से चारों ओर तैर रही हैं। लेकिन अगले ही क्षण वे सभी उसके शरीर से चले गए। यही वह समय था जब तांग हुआन की दृष्टि एक बार फिर स्पष्ट हो गई। इस समय तांग हुआन पहले से ही दसियों मीटर के दायरे वाले एक विस्तृत स्थान के भीतर था। बाहर के गलियारे की तरह इस स्थान की ऊपरी सतह, जमीन और आसपास की दीवारें सभी बड़ी और छोटी जड़ों से ढकी हुई थीं, जो तले हुए आटे की तरह घनीभूत रूप से आपस में गुंथी हुई थीं। प्रत्येक वृक्ष की जड़ के ऊपर एक सौम्य श्वेत प्रकाश चमक रहा था, जो पूरे स्थान को तब तक प्रकाशित कर रहा था जब तक कि दिन जैसा उजाला नहीं हो गया। आयाम के सामने के छोर पर पेड़ की जड़ों ने लगभग 10 मीटर व्यास वाला एक गोलाकार तालाब बना दिया था। पूल के अंदर हरे रंग का तरल पदार्थ का आधा हिस्सा था। पूल के पीछे स्थान के केंद्र में एक 3 मंजिला गोलाकार वेदी थी जो कई मीटर ऊंची थी। यह अज्ञात था कि गोल वेदी किस सामग्री से बनी थी, लेकिन वास्तव में यह जेड की तरह पारदर्शी थी, जिसमें सफेद चमक दिख रही थी। गोल वेदिका पर दरारें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं, जिनका हरा रंग हल्का सा दिखाई दे रहा था। हम चोपड़ा और जोनास की शादी में बड़े लाल झंडों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अध्याय 469 बोधिसत्व अग्नि। तांग हुआन ने अपने सामने गोल वेदी को देखा, जहां आध्यात्मिक अग्नि थी। जीवन के मंदिर में प्रवेश करने के बाद तांग हुआन स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक अग्नि की आभा महसूस कर सकता था। निर्वाण पवित्र अग्नि से भिन्न इस प्रकार की ज्वाला से निकलने वाली आभा में गर्मी का लेशमात्र भी अंश नहीं था, परंतु इसमें लगभग असीम जीवन शक्ति थी। इस ज्वाला के लिए जीवन ही उसकी ऊष्मा थी। बोधिसत्व अग्नि, यह अवश्य ही बोधिसत्व अग्नि होगी। कोट। तांग हुआन का दिल खुशी से भर गया। 5 आध्यात्मिक अग्नि, वे सभी 5 तत्वों से बनी थीं, और ऐसी आभा वाली आध्यात्मिक अग्नि केवल 5 तत्वों की लकड़ी की बोधिसत्व अग्नि ही हो सकती थी। 5 तत्वों में से लकड़ी से आग प्रज्वलित हो सकती है। तांग हुआन के पास पहले से ही निर्वाण पवित्र अग्नि थी, और इस स्तर पर इसे जलाने के लिए सबसे उपयुक्त शरीर बोधिसत्व अग्नि ही था। इससे पहले तांग हुआन ने यहाँ बोधिसत्व अग्नि प्रकट होने की संभावना के बारे में भी सोचा था, लेकिन बहुत जल्दी ही तांग हुआन ने इससे इनकार कर दिया। ये पवित्र आत्मा महाद्वीप तियान कबीले का क्षेत्र था, और उड़ते बादल शहर में जीवन का मंदिर तियान कबीले का निषिद्ध क्षेत्र था। इसलिए बोधिसत्व अग्नि की संभावना, जिसे शान शान की मां ने यहाँ प्रकट होने के लिए विलय करने की कोशिश की थी, बहुत कम होनी चाहिए। आखिरकार शान शान की मां एक मानव कबीला थी, और इस जीवन मंदिर में प्रवेश करने के लिए तियान कबीले के रक्त की आवश्यकता थी। हालांकि बोधिसत्व अग्नि संयोगवश जीवन के मंदिर के भीतर प्रकट हुई थी, जिसके कारण तांग हुआन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में संदेह और शंका का एक निशान भी था। तो प्राचीन काल से चली आ रही टेलीपोर्टेशन जादू की व्यवस्था वास्तव में उसी के शीर्ष पर है। जिंग मेंग ने अपना जेड जैसा हाथ उठाया और 3 स्तरीय गोल वेदी की ओर इशारा किया जो दरारों से ढकी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान थी। तांग हुआन, तुम्हारी मां पहले ही उस जगह से चली गई थी, और अब इसे पूरी तरह से परित्यक्त माना जा सकता है। आंटी जिंग, वह टेलीपोर्टेशन सर्किल पवित्र वृक्ष के बाद दिखाई देना चाहिए था। यदि हम गिनती करते रहें, तो इस पवित्र वृक्ष की आयु है
तांग हुआन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अचानक इस समस्या के बारे में सोचा और अनायास ही उसके माथे के बीच आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। वास्तव में, ये सुनकर जिंग मेंग थोड़ा मुस्कुराया। ये क्लाउड होली ट्री वास्तव में कितना पुराना है। तियान कबीले में अब कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित है कि हमारी छोटी दुनिया फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से अलग होने से बहुत पहले से ही कई वर्षों से अस्तित्व में थी। ये कहते हुए जिंग मेंग की आंखें अचानक धुंधली हो गईं। यह अफसोस की बात है कि यह उड़ते बादल का पवित्र वृक्ष शायद कुछ वर्षों के भीतर मुरझाकर मर जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या? पलक झपकते ही उसने म्यू किंग की ओर देखा और पाया कि वे दोनों जिंग मेंग की तरह ही दिख रहे थे। उनके चेहरों पर एक उदास भाव था। इससे तांग हुआन के लिए यह विश्वास करना और भी कठिन हो गया कि इतना हरा भरा पेड़ वास्तव में इतनी जल्दी सूख जाएगा। आंटी जिंग, क्या ये क्लाउड होली ट्री बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहा है? तांग हुआन के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। चारों ओर देखो, जिंग मेंग ने अपने आसपास की ओर इशारा किया। तांग हुआन ने देखा और एक पल के बाद उसकी आंखों में अनियंत्रित रूप से आश्चर्य की एक झलक उभरी। उसने तुरंत इसे ध्यान से महसूस किया। 2-3 सांसें लेने के बाद तांग हुआन ने चौंकते हुए स्वर में कहा, इन पेड़ों की जड़ें सूख रही हैं और इनकी जीवन शक्ति भी लगातार बाहर बह रही है। जब उसने पहली बार जीवन के मंदिर में प्रवेश किया था तो तांग हुआन का ध्यान हमेशा बोधिसत्व अग्नि पर था, लेकिन उसने आसपास के पेड़ की जड़ों के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। यह सही है, जिंग मेंग ने हल्की सी आह भरी। हमारा तियान कबीला इस जगह को जीवन का मंदिर इसलिए कहता है क्योंकि जीवन के कुंड में परिपवित्र जल बादल पवित्र वृक्ष के लिए जीवन का स्रोत है। उड़ता हुआ बादल पवित्र वृक्ष पोषण के लिए कल्पित बौनों के पवित्र जल को अवशोषित करता है और स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक सार को अवशोषित करता है और फिर कल्पित बौनों के पवित्र जल को फिर से विकसित करता है। कल्पित बौनों का पवित्र जल पोषण के लिए क्लाउड पवित्र वृक्ष द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर स्वर्ग और पृथ्वी का प्राकृतिक सार खींचता है और फिर बार बार कल्पित बौनों के पवित्र जल में विकसित होता है। हालांकि लगभग 20 साल पहले पूल में पवित्र आत्मा जल की संख्या कम होने लगी। 20 साल पहले जिंग मेंग की बातें सुनकर तांग हुआन का दिल अचानक हिल गया। उस समय ये लगभग वह समय था जब शान शान की मां ने बोधिसत्व अग्नि के साथ विलय करने की कोशिश की थी। जीवन के पूल में परिपवित्र जल भी कम होने लगा था। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच कोई संबंध था? आंटी जिंग, क्या ये उस बोधिसत्व अग्नि के कारण है? अचानक तांग हुआन खुद को रोक नहीं सका और पूछ बैठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने भी इस पर ध्यान दिया होगा। तांग हुआन की यह बात सुनकर जिंग मेंग को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार तांग हुआन निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ जुड़ चुका था, इसलिए उसके लिए बोधिसत्व अग्नि के अस्तित्व की खोज कर पाना सामान्य बात थी। मुझे नहीं पता कि वह बोधिसत्व अग्नि कहाँ से आई, लेकिन जीवन के मंदिर में प्रवेश करने के बाद उसने पवित्र आत्मा जल को निगलना शुरू कर दिया। पिछले 20 वर्षों में पवित्र आत्मा जल की संख्या लगभग आधी रह गई है। एल्व्स के पवित्र जल में कमी ने क्लाउड होली ट्री के चक्र को बहुत अधिक बाधित कर दिया था। यदि झील के अंतिम आधे भाग में परिपवित्र जल समाप्त हो गया तो बादल पवित्र वृक्ष भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। कोट, क्लाउड होली ट्री के बिना हमारा तियान कबीला कुछ 100 वर्षों में ही कमजोर हो जाएगा। म्यू किंग का बूढ़ा चेहरा भी कड़वाहट से भर गया था। मानव कबीले और दानव कबीले की तुलना में तियान कबीले के लोगों का जीवन बहुत लंबा था। उदाहरण के लिए जिंग मेंग पहले ही लगभग 500 वर्षों तक जीवित रह चुका था। स्टेज 9 रैंकर्स का 100 साल से अधिक जीवित रहना बहुत आम बात थी। संभवतः 1000 में से एक व्यक्ति 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 300 वर्षों तक उनमें से कोई भी रैंकर्स अपनी आत्मा के रूप में इस छोटे से संसार में अस्तित्व में नहीं था। लेकिन तियान कबीले में 300 साल पुराने स्टेज 9 रैंकर में कुछ भी असामान्य नहीं था। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का कारण पवित्र बादल वृक्ष का अस्तित्व था। पेड़ के भीतर निहित भयानक जीवन शक्ति का तियान कबीले के लोगों पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ा। हालांकि जिन तियान कबीले के लोगों को ये लाभ प्राप्त था, उनमें एक कमजोरी भी थी और वह थी उनकी साधना की गति में वृद्धि, जो सामान्यतः मानव कबीले और तियान कबीले की तुलना में कमजोर थी। तियान कबीले में कीगिन जैसे युवा विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ थे। पवित्र वृक्ष के बिना तियान कबीले के लोगों का जीवन काल लगातार छोटा होता जाएगा। हालांकि चूंकि उनकी खेती की गति नहीं बढ़ाई जा सकी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे कमजोर हो जाएं। इस वजह से जिंग मेंग, म्यू किंग और अन्य तियान कबीले के लोग बेहद चिंतित थे। ऐसा लगता है कि जीवन मंदिर में अचानक परिवर्तन वास्तव में शान शान की मां से संबंधित था। 20 साल पहले शान शान की मां ने बोधिसत्व अग्नि के साथ विलय करने की कोशिश की थी। यद्यपि यह असफल हो गया था,
फिर भी इससे निश्चित रूप से बोधिसत्व अग्नि को बहुत बड़ा झटका लगा था। एक बार जब कोई आत्मिक प्राणी भयभीत हो जाता तो वह तुरंत दूसरे स्थान पर चला जाता। परिणामस्वरूप यह उड़ते बादल शहर में आ गया और उड़ते बादल पवित्र वृक्ष के नीचे जीवन मंदिर में घुस गया, जहां इसने पवित्र आत्मा जल को पीना शुरू कर दिया। यदि शान की मां ने बोधिसत्व अग्नि पर कदम नहीं उठाया होता तो यहां स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। चाची जिंग, महान कबीले की बुजुर्ग, आप लोग बहुत चिंतित हैं, शायद मैं इस मामले में मदद कर सकता हूं। जब वह सोच रहा था, तांग हुआन अचानक हंस पड़ा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? जिंग मेंग और हे यान दोनों दंग रह गए। ये सुनकर म्यू किंग को कुछ समझ में आया और उसका चेहरा अचानक बदल गया। तांग हुआन, क्या ये हो सकता है कि आप इस बोधिसत्व अग्नि को अवशोषित और विलय करना चाहते हैं? क्या? ये सुनकर जिंग मेंग और हे यान के चेहरों का रंग एक साथ बदल गया। कदापि नहीं। तुरंत जिंग मेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। यद्यपि वह शस्त्र परिशोधक नहीं थी, फिर भी वह 5 महान आध्यात्मिक अग्नि को एक साथ मिलाने की कठिनाई को अच्छी तरह जानती थी। प्राचीन काल से लेकर अब तक कौन जानता है कि कितने शस्त्रशोधकों ने 5 महान आध्यात्मिक अग्नि की लालसा की और मर गए। तांग हुआन निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गया था, लेकिन भले ही वह एक बार सफल हो गया था, लेकिन वह दूसरी बार सफल नहीं हो सकता था। उसकी आवाज थोड़ी रुकी, फिर जिंग मेंग ने भारी आवाज में कहा, तांग हुआन, यह मामला बहुत खतरनाक है, मैं इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मां को कुछ नहीं समझा पाऊंगा। यह सही है, तांग हुआन, आध्यात्मिक अग्नि के साथ विलय के बाद ये लगभग निश्चित है कि तुम मर जाओगे, इसलिए इसे हल्के में मत लो। हे यान ने यह भी कहा, वास्तव में हमने पहले ही एक तरीका सोच लिया है, वह ये कि कुछ हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर्स को आमंत्रित करके उन्हें देख लिया जाए। यदि वे बोधिसत्व अग्नि के साथ विलय करने के लिए तैयार हैं तो ये स्वाभाविक रूप से उत्तम होगा। म्यू किंग ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, जब तक तियान कबीले के 5 चरण 9 कानून संत मदद करने के लिए तैयार हैं, तब तक मानव कबीले जिनके पास तियान कबीले की रक्त रेखा नहीं है, वे पूरी तरह से इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं। यह विधि। तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका, क्योंकि उसकी नज़र जिंग मेंग और अन्य 2 पर पड़ी। चाची जिंग, महान कबीले के बुजुर्ग, वरिष्ठ हे यान, इस योजना के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप सभी को यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सफलता की संभावना बेहद कम है। यहाँ का वातावरण, साथ ही जीवन के कुंड में परिपवित्र जल, निश्चित रूप से बोधिसत्व अग्नि के प्रति घातक आकर्षण पैदा करेगा। चाहे कितने भी हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर हों, उन्हें डराना मुश्किल होगा। भले ही हम इसे अस्थायी रूप से डराकर भगा दें, लेकिन यह बहुत जल्द ही वापस आ जाएगा। कोट। वे शस्त्र परिशोधन महागुरु, यद्यपि जीवन के मंदिर में 1 या 2 वर्ष तक रहने में सक्षम होते हैं, किंतु वे वहां 10 से 20 वर्ष तक नहीं रह पाते। कोट. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिंग मेंग, म्यू किंग और हे यान ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। उन सभी ने तांग हुआन की बात पर विचार किया था और समझा था कि इस पद्धति की सफलता दर लगभग 0 थी। इसी कारण से इतने वर्षों तक इस पर अमल नहीं किया गया। वास्तव में मेरे लिए बोधिसत्व अग्नि के साथ विलय उतना खतरनाक नहीं है जितना सभी ने सोचा था। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बोधिसत्व अग्नि 5 तत्वों की एक लकड़ी प्रकार की कला है, और मैं जो मार्शल आर्ट विकसित करता हूं वह स्वर्ग और पृथ्वी का एक दाव है। परिणामस्वरूप, यद्यपि मेरे पास 5 तत्वों की धातु का शरीर है, फिर भी मेरी बोधिसत्व अग्नि मुझे अस्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा, जब मैंने लुओफू दुनिया में 7 ग्रहों के प्रमुख के सूर्य आत्मा शरीर को संघनित किया, तो मेरा मांस शरीर पहले ही पुनर्जन्म ले चुका था। मेरी आध्यात्मिक अग्नि की सहनशीलता की तुलना उस समय से नहीं की जा सकती जब मैं निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं मूल महाद्वीप के फैंग मिंग पर्वत पर प्राचीन फीनिक्स आध्यात्मिक जानवर द्वारा छोड़े गए एक ज्वाला हृदय के साथ विलीन हो गया। तांग हुआन ने आत्मविश्वास से कहा। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास अभी भी नौयांग दिव्य भट्टी थी। नौयांग दिव्य भट्टी, सूर्य आत्मा शरीर, ज्वाला हृदय और स्वर्ग और पृथ्वी को इकट्ठा करने के बाद भी यदि वह बोधिसत्व अग्नि को अवशोषित करने में विफल रहा तो तांग हुआन सचमुच मर जाएगा। ज्वाला हृदय। जिंग मेंग, म्यू किंग और हे यान सभी ये सुनकर चौंक गए। माउंट फैंग मिन के खूनी ज्वाला पर्वत के शिखर पर फीनिक्स स्टेज पर फीनिक्स प्रतिमा के मुंह में एक ज्वाला हृदय था। अधिकांश लोगों ने इस विषय के बारे में नहीं सुना होगा, परंतु इस संसार के 9वें चरण के सभी शक्तिशाली साधक इसके बारे में जानते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन आध्यात्मिक जानवर फीनिक्स में अद्वितीय क्षमता थी। यदि उसके द्वारा पीछे छोड़ा गया ज्वाला हृदय उसके शरीर में संयोजित हो सके, तो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी प्रकार की ज्वालाओं के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम हो सकेगा।
इसके अलावा उसमें उन ज्वालाओं के प्रति अतुलनीय आत्मीयता भी होगी। प्राचीन काल से ही स्टेज 9 के अनगिनत विशेषज्ञ फ्लेम हॉट की चाहत रखते रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। यहाँ तक कि स्टेज 9 के अधिकांश विशेषज्ञ भी ब्लडी फ्लेम पीक के शिखर तक पहुंचने में असमर्थ रहे। लगभग 200 साल पहले अचानक से जिंग मेंग भी खूनी ज्वाला शिखर पर चला गया और व्यक्तिगत रूप से उस ज्वाला हृदय को देखा। दुर्भाग्यवश चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह फीनिक्स प्रतिमा के मुंह से ज्वाला हृदय को नहीं निकाल सकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि फ्लेम हॉट वास्तव में तांग हुआन के हाथों में आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में दोबारा सोचने के बाद जिंग मेंग और अन्य दो को राहत महसूस हुई। यदि वे फ्लेम हॉट प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें आध्यात्मिक अग्नि और फीनिक्स के रक्त की शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। तांग हुआन निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गया था, इसलिए आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वह फीनिक्स वंश कैसे खोज सकता था? अगर कोई फ्लेम हॉट है तो मैं इसे आजमा सकता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जिंग मेंग उत्सुक था, लेकिन उसने मामले को गहराई तक नहीं पहुंचाया और उसके चेहरे पर उत्सुकता के भाव दिखाई दिए। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद म्यूकिंग और हे यान भी उत्साहित हो गए। तांग हुआन वास्तव में एक ज्वाला हृदय के साथ जुड़ गया था। ये एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। बेशक अगर यह कोई और होता, भले ही वे निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गए होते और ज्वाला हृदय के साथ भी विलीन हो गए होते, तब भी उनके लिए आशावादी महसूस करना मुश्किल होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रथम आध्यात्मिक अग्नि के साथ विलय के बाद दूसरे प्रकार के साथ विलय की कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी, और यहाँ तक कि ज्वाला हृदय भी केवल सहायक भूमिका ही निभाएगा। यदि उपयोगकर्ता की स्थिति पर्याप्त मजबूत नहीं थी, तो फ्लेम हॉट से समर्थन कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार होगा। आंटी जिंग, चूंकि आपको लगता है कि यह संभव है, तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। तांग हुआन मुस्कुरा रहा था, उसने अंततः उन सभी को मना लिया था। इंतजार। जिंग मेंग ने जल्दी से तांग हुआन को आवाज दी। तांग हुआन, पहले जीवन के पूल में प्रवेश करो और तियान कबीले की रक्त रेखा को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए परिपवित्र जल की शक्ति उधार लो, जिससे तुम्हारी आत्मा की गोली और मार्शल आर्ट में बहुत सुधार होगा। जब आप बाद में बोधिसत्व अग्नि को अवशोषित करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ जाएगी। तांग हुआन, जब मैं ग्लोरी कॉन्टिनेंट में था तो मैंने आपकी स्थिति के बारे में पूछा था। 16 वर्ष की आयु तक आप वास्तव में साधना नहीं कर सकते थे, और उससे पहले आप वास्तविक क्यूई की साधना भी नहीं कर सकते थे। क्या आप कारण जानना चाहते हैं? बगल में खड़े म्यूकिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। महान बुजुर्ग, ऐसा क्यों? तांग हुआन को आश्चर्य हुआ, जिसे लेकर वह हमेशा से उलझन में रहता था। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद वह वास्तविक क्यूई की सफलतापूर्वक खेती करने में सक्षम था, जिसका कारण पूरी तरह से नौयांग दिव्य भट्टी थी। इससे पहले उसके शरीर में असली क्यूई का एक भी अंश नहीं था। उसके शरीर की हालत बिल्कुल भी खराब नहीं थी। अन्यथा भले ही उनके पास नौयांग दिव्य भट्टी होती, तो भी उनके लिए 2 से 3 वर्षों की छोटी सी अवधि में आज की स्थिति तक पहुंचना असंभव होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में हमारे तियान कबीले का खून है। म्यूकिंग ने हंसते हुए कहा, तियान कबीले का रक्त वंश जो तुम्हें अपनी मां से विरासत में मिला है, वह अत्यंत शुद्ध है, और कहा जा सकता है कि उसने तुम्हारे मानव कबीले के रक्त वंश को पूरी तरह दबा दिया है। इन परिस्थितियों में आपके लिए मानव कुल तकनीक का अभ्यास करना अत्यंत कठिन होगा। कोट। अभी आपके मानव कबीले की रिक्तरेखा पहले से ही चरम पर प्रदर्शित हो चुकी है, और आपने तियान कबीले की रिक्तरेखाओं में से एक को भी दबा दिया है। आपके लिए यह अच्छी बात नहीं है। जीवन के पूल में परिपवित्र जल का उपयोग करने और तियान कबीले की रक्तरेखा को पूरी तरह से सक्रिय करने के बाद आप 2 रक्तरेखाओं को मिला सकते हैं और उन पर महारत हासिल कर सकते हैं। अब से आप न केवल मानव कबीले की साधना तकनीक की खेती कर सकते हैं, बल्कि आप तियान कबीले के जादू की भी खेती कर सकते हैं, जिससे आपकी ताकत को बहुत फायदा होगा।